जो लोग सनातन हिंदू धर्म के वाहक हैं, जो यूरेशिया से 3.5 से 4,000 साल पहले आए, उन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाया है जहाँ पर आदिवासी, दलित और ओबीसी को अपना क्लच में रखता है और उसी के ऊपर शासन और उन पर शोषण भी करता है। और वो नारा क्या देता है, पहले वो लोग खुद को बोलते थे हम ब्राह्मण धर्म हैं, फिर वैदिक, फिर वहाँ से हिंदू, है ना, फोल्ड बनाते गया। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानना है कि क्या, एक तरफ कह रहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, दूसरे तरफ तुम दलित हो, तुम शादी करोगे तो तुम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, तुम मंदिर में नहीं घुस सकते हैं, तुम जो है कि आरक्षण ले रहे हो, तुम जो है कि तुम्हारा दिमाग नहीं है, यही कहा जाता है ना। आरक्षण जो है वो देश को बर्बाद करा, मतलब जहाँ आदिवासी, दलित और ओबीसी को अधिकार देने की बात होती है वहाँ बोला जाता है कि तुम नीच हो, घटिया हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है, वगैरह वगैरह। और जहाँ आपने सही कहा वोट की बात हो, जहाँ सत्ता में बैठना, वहाँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू खतरे में हैं। कि किसने आरएसएस के धांगर सोमा उरांव, मेघा उरांव, सनी टोप्पो, आपका जो है और कई लोग हैं धंगराई कर रहे हैं आरएसएस का, क्या इन लोगों को किसी ने ठेका दे दिया कि इसको आदिवासी घोषित करो, इसको आदिवासी घोषित नहीं करो? आदिवासी कौन धर्म को मानेगा, आदिवासी क्या खाएगा, ये आरएसएस के धंगर लोग तय करेगा क्या? जो लोग नफरत फैलाते हैं, खूंटी का सांसद माननीय कड़िया मुंडा 7 बार सांसद रहे आरक्षित सीट से। आपको क्यों चाहिए 7 बार आरक्षित सीट से ये चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो कहता हूँ कि अभी बनाना चाहिए क्राइटेरिया कि कोई भी आदिवासी नेता आरक्षित सीट से 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता है। अच्छा। तभी ना किसी और को मिलेगा। नहीं तो देखिए, एक आदमी 7-7 बार लड़ रहा है तो दूसरा को तो मौका नहीं मिल रहा है। जो भी आरएसएस और बीजेपी के नेता बाहर से आते थे, वनवासी बोलते थे, आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं करते थे। आज हम लोगों ने मजबूर कर दिया आदिवासी शब्द उपयोग करना। तो हाँ, वनवासी कल्याण बिल्कुल चलता है, बिल्कुल आजकल, लेकिन ये लोग आदिवासी बोल रहा है ना। और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का अपने लाल किला से सुना आदिवासी शब्द उपयोग करते हुए। यही लोग है जो सरना कोड का विरोध करता है। यही लोग है जो कहता है कि सरना झंडा जो है अमेरिकन झंडा है, विदेशी झंडा ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है। जो भी आरएसएस बीजेपी को चलाते हैं, जो भी सनातन हिंदू धर्म के वाहक हैं, जो यूरेशिया से 3.5 से 4,000 साल पहले इनके पूर्वज आए, इनको पता है कि जब तक आदिवासी लोग खुद को आदिवासी बोलेंगे, खुद को जो है कि अलग धर्म को मांगेंगे, अलग धर्म की दावेदारी करेंगे, तब तक वो भारत को अपना राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भारत हमारा है, क्योंकि स्पष्ट है यदि भारत को कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर इसकी राष्ट्रवाद तय की जाएगी तो भारत आदिवासी राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र नहीं है। आरएसएस 52 साल तक जो है कि अपना हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अभी भी आरएसएस जब तिरंगा दिवस मनाते हैं, ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो घर घर तिरंगा जो चलाते हैं ना, तब ये लोग निकलते हैं लेकिन तिरंगा झंडा लेके नहीं निकलते हैं। अच्छा। तो ये लोग तिरंगा झंडा से कितना नफरत करते हैं। इन लोगों ने भारत की आज़ादी का आंदोलन का विरोध किया, लेकिन आज अपने आप को कैसे बनाया है? राष्ट्रवादी संगठन। बताइए, झारखंड के आदिवासी समझ गए कि आरएसएस जो है हम आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़वा रहा है। सत्ता में जाते हैं ये और हमारा जल, जंगल, जमीन को पूंजीपतियों को देता है, सरना कोड का विरोध करता है, आदिवासी को वनवासी बोलता है, सरना स्थलों को पूंजीपतियों को देता है। तो इसलिए इनका अब आना मुश्किल है। जोहार आप सभी दर्शकों का, आपने देखना शुरू कर दिया है झारखंड न्यूज़ 9। पिछले 2-3 महीनों में राज्य में बहुत सारे मुद्दों को आप देख रहे होंगे, सामाजिक मुद्दे हों, चाहे पॉलिटिकली मुद्दे हों या फिर धार्मिक मुद्दे हों। इन सारे मुद्दों के बीच में माननीय आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को एक आदेश पारित किया है एससी एक्ट को लेकर कि अगर आप अपने धर्म बदलते हो, जैसे विशेषकर ईसाई समुदाय में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में वन व्यवस्था है और ईसाई धर्म में वन व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। उसी को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को भी उसने अपना फैसला सुनाया उन्होंने, और उनका भी ये सेम यही कहना है कि जो लोग हिंदू धर्म में हैं और जो जाति व्यवस्था में हैं तो उन्हें आरक्षण मिलेगा, विशेषकर शेड्यूल कास्ट को। अगर वो ईसाई धर्म में परिवर्तन होते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो स्वतः ही उसकी आरक्षण समाप्त हो जाएगी। क्या कुछ हो रहा है विगत 3 महीनों में, कोर्ट की कितने आदेश आ रहे हैं, हम मुख्य मुद्दों से भटकते जा रहे हैं।
क्या यही आदेश आने वाले समय में, क्या झारखंड में भी यही होगा कि जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो क्या उसे आरक्षण समाप्त हो जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, परिचय के मोहताज नहीं है, ग्लेनसिंह डुंगडुंग जी है। बहुत बहुत स्वागत है। जोहार है। आदिवासी लेखक है, चिंतक है और विशेषकर हर मुद्दों पे अपने विचार को वो प्रखरता से रखते हैं। क्या कहना चाहिएगा सर इस विषय में आप? जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, वो आपको केस मैं बता देता हूँ। यह है अकला रम्मा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। ये 30 अप्रैल 2025 इसी साल। तब उस समय भी देखिएगा कि ये जो राइट विंग हिंदुत्व फोर्सेस है, जिसमें खासकर हमारे कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाईश्वरन खूब हल्ला बजाए थे। जनजाति सुरक्षा मंच के लोग भी हल्ला बजा रहे थे। फिर उसी को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिया है कि जो एससी समुदाय के लोग या दलित समुदाय के लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, वो यदि एससी एट्रोसिटी एक्ट या दूसरे और भी जो प्रोविजंस हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए, क्योंकि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। अच्छा, अब इसको लेके अब जैसे आपने कहा इसका क्या झारखंड में कुछ असर पड़ता है, क्या पड़ता है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ उसको लेके हल्ला यहाँ पे शुरू किया है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को दोनों चीज़ को देखना पड़ेगा। एक तो संविधान का आदेश 1950 ये है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए। अच्छा। जो आपका 11 अगस्त 1950 को आया, और ये है शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासियों के लिए 6 सितंबर 1950 को। ये दोनों चूंकि इसी ऑर्डर के आधार पर यह फैसला आया है, और वो एक्सक्लूसिव शेड्यूल कास्ट के लिए आया है। इसमें शेड्यूल ट्राइब कहीं भी नहीं, आदिवासी लोग कहीं नहीं है। अब इसमें देखिएगा कि 11 अगस्त 1950 को जो आदेश संविधान आदेश जारी किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 341 के आधार पर बेस्ड है, और इसका तीसरा जो पैरा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हिंदुइज्म को छोड़कर अगर दूसरा धर्म को अपनाता है तो उसका आरक्षण रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्यों ये आदेश बनाया गया? ये आदेश इसीलिए बनाया गया है कि ये जो दलित है शेड्यूल कास्ट, ये सनातन हिंदू धर्म का जो मूल आधार है वर्ण और जाति व्यवस्था, तो उसी के अंतर्गत ये आता है, जिसमें जो सोशियोलॉजी कहता है, डेटा बताता है 6000 जातियाँ और 25,000 उपजातियाँ हैं, उसी के अंदर है। तो उनको वहाँ पर रहना जरूरी है, तभी होगा। और इसको लेके आपको ये जो लोकुर कमेटी, अच्छा, लोकुर कमेटी का रिपोर्ट है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। लोकुर कमेटी बहुत स्पष्ट जिक्र कर रहा है इनका पेज नंबर 5 में। इसमें बोलता है इन द मैटर ऑफ शेड्यूल कास्ट द क्राइटेरिया इज क्लियर, अनटचेबिलिटी इज द क्राइटेरिया एंड इट इज पेकुलियर, है ना, टू हिंदू, दोज हिंदू कास्ट that were regarded as untouchable by society are included in the particular schedule, non-Hindus cannot be included in it। मतलब ये स्पष्ट लिखता है लोकुर कमेटी कि जो लोग छुआछूत जिनके साथ होता है, जो हिंदू धर्म में है, उन्हीं को शेड्यूल कास्ट का क्राइटेरिया में रखा जाएगा और बाकी दूसरों को नहीं रखा जाएगा। अब यह जो ये भी है, उसके अलावा जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का या फिर माननीय हैदराबाद, मतलब इलाहाबाद, हाँ नहीं, इलाहाबाद और प्लस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, दोनों का फैसला से एक यह भी चिंतनीय विषय होती है कि क्या आज 21वीं सदी में देश के 16 करोड़ दलितों को आप अछूत के रूप में रखना चाहते हैं, जबकि संविधान समानता का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 17 बोलता है देश से छुआछूत खत्म होना चाहिए, है ना, टाइटल खत्म होना चाहिए। अनुच्छेद 18, हाँ, समानता का अधिकार, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के अंतर्गत वर्ण और जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातीय भेदभाव और छुआछूत का शिकार होंगे, उसी को हम जो है प्रोटेक्शन देंगे। तो आप जो है कुछ लोगों को, थोड़ा बहुत नहीं, 16 करोड़ लोगों को आप अछूत बना के
भेदभाव करके के बरकरार रखना चाहते हैं। आप कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ। नहीं या इसमें इसलिए ना इसकी जो मोनोपोली है, आपने एक घटना देखा होगा यूपी में। हाँ एक बच्ची के साथ बहुत निर्मम उसके साथ होता है, ठीक है, और उसमें लिखा जाता है दलित, और जब वोट की बारी होती है तो हिंदू। वही ये जो सेंटिमेंट जो गेम हो रहा है, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वोटिंग के लिए सब हिंदू हो जाते हैं, और जब अधिकार की बात हो जाती है तो कोई पिछड़ा हो वही जाता तो है, कोई दलित हो जाता है भाई। मैं लंबे समय से सोचता हूँ। एक तरफ तो ये लोग जो लोग सनातन हिंदू धर्म के वाहक हैं, जो यूरेशिया से 3.5 से 4,000 साल पहले आए, उन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाया है जहाँ पर आदिवासी, दलित और ओबीसी को अपना क्लच में रखता है और उसी के ऊपर शासन और उन पर शोषण भी करता है। और वो नारा क्या देता है, पहले वो लोग खुद को बोलते थे हम ब्राह्मण धर्म हैं, फिर वैदिक, फिर वहाँ से हिंदू, है ना, फोल्ड बनाते गया। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानना है कि क्या, एक तरफ कह रहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, दूसरे तरफ तुम दलित हो, तुम शादी करोगे तो तुम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, तुम मंदिर में नहीं घुस सकते हैं, तुम जो है कि आरक्षण ले रहे हो, तुम जो है कि तुम्हारा दिमाग नहीं है, यही कहा जाता है ना। आरक्षण जो है वो देश को बर्बाद कर रहा है। मतलब जहाँ आदिवासी, दलित और ओबीसी को अधिकार देने की बात होती है, वहाँ बोला जाता है कि तुम नीच हो, घटिया हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है, वगैरह वगैरह। और जहाँ आपने सही कहा वोट की बात हो, जहाँ सत्ता में बैठना, वहाँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू खतरे में हैं, है ना। तो ये जो है कि इसी को समझना पड़ेगा, तो इसको गंभीरता से उस समय को, समाज को समझना चाहिए। अब हम लोग आते हैं आदिवासी पर। आखिर ये जो माननीय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट या माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एससी के बारे में कहा, लेकिन एसटी के बारे में, जो आदिवासी ईसाई धर्म या दूसरे धर्म को मानते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं कहा? वो इसलिए नहीं कहा कि ये जो आदिवासियों के लिए संविधान आदेश जारी किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत है, उसमें स्पष्ट है कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं है। आदिवासी जो है वो आदिवासी है ना। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लोकुर कमेटी लिखता है। लोकुर कमेटी का रिपोर्ट जो है वो पेज 7 में स्पष्ट लिखता है। क्या बोलता है, मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि लोग आजकल बहुत धर्म करते रहता है कि आदिवासी की आइडेंटिटी को धर्म के आधार पर फिक्स करना चाहता है कि जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, बाकी नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखता है, इसमें लिखता है assimilated in the main body of the people, scheduled tribe may belong to any religion। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, आदिवासी है, कोई भी धर्म को जो है वो उसे आता है। दे आर लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ लेड बाय देम। वो बोलता है वो इसलिए उसमें लिस्ट किया जाता है क्योंकि वो कोई भी धर्म में रहता है तब भी वो एक अलग तरीके से वो जीवन जीता है, जीवन शैली उसकी बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो शेड्यूल्ड ट्राइब में है। और उसमें इसी में लोकुर कमेटी ने 5 क्राइटेरिया बनाया कि कौन लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में होंगे। और इसी पेज नंबर 7 में स्पष्ट लिखता है, क्या लिखता है कि जो आदिवासी, इसमें इंग्लिश में वो भी मैं पढ़ देता हूँ, वी हैव कंसिडर्ड दैट ट्राइब हुज मेंबर्स हैव बाय एंड लार्ज मिक्स अप विद द जनरल पॉपुलेशन आर नॉट एलिजिबल टू बी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। बहुत स्पष्ट है, बोल रहा है कि जो आदिवासी लोग जनरल जनसंख्या पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो गए, वो अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध होने के योग्य नहीं है। इसीलिए देखिएगा जो दिल्ली में रहते हैं आदिवासी, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं माना जाता है। अच्छा। क्योंकि वो तो उरा मुंडा खड़िया ही है, लेकिन जनरल पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो गए। मतलब ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो इसको लिविंग स्टैंडर्ड है, अपना वाता भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को अगर वो डाइवर्ट हो जा रहा है, अगर कहीं कॉमन पीपल में सम्मिलित हो जा रहा है, तो उसका मतलब खत्म हो गया। क्योंकि और इसमें स्पष्ट है, लोकुर कमेटी ने बहुत स्पष्ट लिखा है, क्या लिख दिया है कि ये जो एसटी में शामिल करने का मतलब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि सपोर्ट उनको दिया जा रहा है जो जिसको जरूरत है। अच्छा। इसलिए लोगों को ये गलतफहमी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है कि खासकर जनजातीय सुरक्षा मंच और बाकी आरएसएस के जो धांगर हैं वो प्रचार करते रहते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब में है अच्छा। वही जो है कि आदिवासी अच्छा, ये है। धांगर वाला जो शब्द आप बोल रहे हैं, इससे पहले भी इस शब्द को लेकर कई लोग बहुत आपत्ति आपसे जता रहे हैं कि आप किसी भी 1-2 व्यक्ति की वजह से आप पूरे समाज को बोल देना
आपको नहीं लगता है कि आप इतने अच्छे मतलब लेखक है, चिंतक है, और आप ऐसा बात को बोलेंगे तो बहुत लोगों के दिल में आहत होती है? देखिए, जैसे मैंने धांगर शब्द का उपयोग किया तो आप लार्ज कहाँ चले गए, क्यों चले गए, ये तो कारण है। देखिए, मैंने कभी भी कोई समुदाय को, खासकर जो लोग कह रहे हैं कि मैंने उरांव समुदाय को कह दिया, नहीं, ये मूल रूप से यही जो आरएसएस का धंगराई कर रहे हैं, आरएसएस का जो आदेश आता है उसी के आधार पर झारखंड में नफरत फैलाते हैं। और यही आरएसएस का धंगर लोग अच्छा। क्या तय करता है, बोलता है कि जो चर्च जाता है वो आदिवासी नहीं है, जो कुंभ नहाता है आदिवासी है। मतलब मैं सवाल पूछता हूँ कि किसने आरएसएस के धंगर सोमा उरांव, मेघा उरांव, सनी टोप्पो, आपका जो है और कई लोग हैं धंगराई कर रहे हैं आरएसएस का, क्या इन लोगों को किसी ने ठेका दे दिया कि इसको आदिवासी घोषित करो, इसको आदिवासी घोषित नहीं करो, आदिवासी कौन धर्म को मानेगा, आदिवासी क्या खाएगा, ये आरएसएस के धंगर लोग तय करेगा क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, जब लोकुर कमेटी जिसको जिम्मेवारी भारत सरकार ने दे दिया था कि अब चुन के बताइए किसको जो है शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए, किसको ये प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षित संवैधानिक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा की जरूरत है, तब लोकुर कमेटी ने स्पष्ट बोला। और लोकुर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट लिख दिया है कि ये जो सूची बनाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ उन ट्राइब, मतलब उन आदिवासियों को जो है सुरक्षा दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जो जिनको जरूरत है। अच्छा। इस सूची में नहीं है वो आदिवासी नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और जब भी ये जो 5 क्राइटेरिया के आधार पर, इसीलिए आप देखिएगा अभी सुप्रीम कोर्ट का कई आदेश बार बार आता है कि पहला जनरेशन को आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जो है कि कोई परमानेंट नहीं है। शेड्यूल ट्राइब की सूची परमानेंट नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं जिसको संवैधानिक रूप से सुरक्षित की जरूरत है, आरक्षण के रूप में सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए है। जो ऑलरेडी आगे चले जाएंगे उनको क्यों जरूरत है? मैं तो कहता हूँ कि ये जो लोकुर आज न कल ये डिलिस्टिंग होगा, आप देखिएगा। अच्छा। और जैसे जो लोग नफरत फैलाते हैं, खूंटी का सांसद माननीय करिया मुंडा 7 बार सांसद रहे आरक्षित सीट से, आपको क्यों चाहिए 7 बार आरक्षित सीट से ये चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो कहता हूँ कि अभी बनाना चाहिए क्राइटेरिया कि कोई भी आदिवासी नेता आरक्षित सीट से 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता है। अच्छा। तभी ना किसी और को मिलेगा। नहीं तो देखिए एक आदमी 7-7 बार लड़ रहा है तो दूसरा को तो मौका नहीं मिल रहा है। तो सही बात कर रहा है, लोकुर कमेटी का इंटेंशन यहाँ पे बहुत क्लियर है। अच्छा। कि उन आदिवासियों को ही शेड्यूल ट्राइब की सूची में डालना चाहिए जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये होना चाहिए तभी जो है कि जो संविधान का जो मूल उद्देश्य है समानता को अचीव करना, वहां तक हम जा पाएंगे। नहीं तो जैसे बिढ़ोर लोग कहाँ पड़े हुए हैं, असुर लोग, बायगा लोग, इधर आप पश्चिम तरफ जाएंगे तो चेरो लोग है ना, चेरो लोग है, खिरवा लोग है, बहुत सारा ऐसा कम्युनिटी। और मुख्य मेन स्ट्रीम में जो लोग रहते हैं वही सारा कुछ हिस्सा खा जा रहे हैं, ये तो निश्चित है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें धर्म का कहीं कोई चीज़ नहीं है। लोग बिल्कुल जो है कि गलत स्टेप का। अच्छा, ये बार बार जो एक मुद्दा उठता है एक विशेष तबके के लोगों के द्वारा कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लिए हैं उनका ये ख़त्म हो जाना चाहिए, आदिवासियत के मतलब जो मिलता है उन्हें एसटी का जो आरक्षण उनका समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए यह सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अच्छा। झारखंड में आप देखिएगा, और यह अभी से नहीं, और ये क्यों बोलते हैं, चूँकि शुरुआत दिनों में 1930 के दशक में आप जाइएगा, जब झारखंड अलग राज्य की मांग की शुरुआत की गई, उस समय में आप देखेंगे तो आदिवासी मतलब जंगली समझा जाता है। अच्छा। आदिवासी आधनंगा वो आदमी ही नहीं है। तो उस समय में मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे व्यक्ति यहाँ पर वापस आते हैं इंग्लैंड से, ICS कंप्लीट करने वाला व्यक्ति, और वो कहते हैं संविधान सभा में देश के बड़े बड़े नेता नेहरू, पटेल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, आज़ादी के चैंपियन, वो सारे लोगों से कहते हैं कि आप लोग जो है बाहर से आए हुए लोगों के वंशज हैं। वही जो अभी साबित हो गया 3 DNA रिपोर्ट 2018-1924 में आया, जो यूरेशिया से आए उनके वंशज। इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग हैं जिनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, हम ही लोग इस देश के मालिक हैं। और वहीं से आदिवासी शब्द, जिस शब्द को एक निचता और एक घटिया
बना दिया गया था, नीचता का प्रतीक बना दिया गया था। इसीलिए आदिवासी खुद को कहलाना नहीं चाहते थे, टोटेम वगैरह छोड़ रहे थे, भाषा, संस्कृति, रंग रूप बदल रहे थे। तो वहाँ से उस शब्द को आज पहचान के रूप में स्थापित कर दिया मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा ने। और उसके बाद जब यूएन में जाके भारत सरकार ने कहा कि आदिवासी नहीं हमारे देश में, डॉक्टर रामदयाल मुंडा और दूसरे बड़े बुद्धिजीवी, मतलब मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के बाद बड़े दूसरे बुद्धिजीवी डॉक्टर रामदयाल मुंडा यूएन जाके कहते हैं कि भारत में जो 10 करोड़ हमारा आदिवासी रहता है उनका प्रतिनिधित्व करने मैं यहाँ आया हूँ, देखो मेरा रंग रूप। तब जाके भारत सरकार को स्वीकार करना पड़ता है 2007 में। तो ये जो आदिवासी पहचान और अस्तित्व का मसला, निरंतर लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आरएसएस जिस तरह से आदिवासी शब्द को खत्म करना चाह रहा था, क्योंकि आरएसएस के थिंक टैंक आर माधवन को एक बार पूछा गया माधव को कि आखिर आरएसएस वनवासी शब्द क्यों उपयोग करता है, क्यों आदिवासी शब्द उपयोग नहीं करता है। तो उन्होंने कहा आदिवासी हम लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग बाहरी हैं और आदिवासी लोग यहाँ का मूल लोग हैं। अच्छा, इसलिए वनवासी। हाँ, इसलिए वनवासी। इसीलिए 1952 से इन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान चला के आदिवासी शब्द को ही लोग खत्म करना चाहते थे। अच्छा, आप याद कीजिए 15 साल पीछे चले जाइए, जो भी आरएसएस और बीजेपी के नेता बाहर से आते थे वनवासी बोलते थे, आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं करते थे। आज हम लोगों ने मजबूर कर दिया आदिवासी शब्द उपयोग करना। तो अपने वनवासी कल्याण बिल्कुल चलता है, बिल्कुल। आजकल लेकिन ये लोग आदिवासी बोल रहा है ना, और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का अपने लाल किला से सुना आदिवासी शब्द उपयोग करते हुए। लेकिन अभी भी ये लोग आदिवासी शब्द को खत्म करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस शुरू किया है ना। और ये लोग विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाता है, और उसको भी ये लोग गलत नैरेटिव बना रहा था कि विश्व आदिवासी दिवस ईसाइयों का दिया हुआ है। क्योंकि ये क्रिस्टोफर कोलंबस 9 अगस्त को जो है वो अमेरिका पहुंचे थे बोलता है। शिव शंकर उरांव जैसा व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त किया है, इतना झूठा इतिहास फैला रहा था। मैंने सच्चाई बता दिया कि क्रिस्टोफर कोलंबस 12 अक्टूबर 1492 को जो है कि अमेरिका पहुंचे थे। उसकी याद में वहाँ कोलंबस दिवस मनाया जाता था, जिसको लैटिन अमेरिकी आदिवासियों ने विरोध किया और आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया। उसके बाद यूएन पर दबाव दिया, यूएन ने इंटरनेशनल इंडिजिनस वर्किंग ग्रुप बनाया। उसकी पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को यूएन में हुई, उसकी याद में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और आज देखिए, जब देश का करोड़ों आदिवासी 9 अगस्त को नाचता गाता है, गर्व से कहता है कि हम आदिवासी है, उस दिन भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू हम लोग को बधाई नहीं देती। बीजेपी के जितने भी आदिवासी नेता, आरएसएस में जितने भी ये धंगराई कर रहे हैं आदिवासी लोग, वो आदिवासी दिवस नहीं मनाता, आदिवासी दिवस बधाई नहीं देता। तो ये लोग, उसके बाद यही लोग है जो सरना कोड का विरोध करता है। यही लोग है जो कहता है कि सरना झंडा जो है अमेरिकन झंडा है, विदेशी झंडा ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है। पोस्ट में कोई देखे थे कि आपका नाम आ रहा था कि ग्लेन सेंगडुंडुंग बोलते हैं कि सरना झंडा विदेशियों का है। एक्चुअली मामला क्या था? मामला यह था कि 2024 में 23 जून जो 2024 को जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा नेता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत अनगढ़ा आए थे, और अनगढ़ा में उन्होंने भाषण दिया। और उस मंच पर संदीप उरांव जो आरएसएस के धंगर हैं वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो लाल और सफ़ेद झंडा, मतलब सरना झंडा ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है, विदेशी झंडा है, इसको आदिवासियों को, सरना आदिवासियों को अपने घरों से उखाड़ के फेंकना चाहिए और महावीर झंडा लगाना चाहिए, सफ़ेद झंडा लगाना चाहिए, वो उनका झंडा है। ऐसा बोला। और ये लोग सरना झंडा से भी नफरत करते। उसी तरह आपको मैं बताता हूँ, जब इनकी सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी 2016 में लैंड बैंक बनाया और पूरे झारखंड के सारे सरना स्थल, देसौली और जहरथन, सारे पवित्र स्थलों को लैंड बैंक में डाला। खूंटी में मैंने खोजा, खूंटी का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला। तो आप सोचिए, एक तरफ माननीय रघुवर दास जी अपने आप को कहते हैं कि हम सरना आदिवासियों के हितैषी हैं, और सरना आदिवासियों का पवित्र धर्म स्थल को पूंजीपतियों को देने के लिए लैंड बैंक में डाल दिया था। और ये आरएसएस के धंगर लोग यही माननीय रघुवर दास जी के स्वागत में नाचता गाता है, मंच सजाता है। तो आप क्या बोलेंगे? ये लोग तो सरना आदिवासी विरोधी है, सरना झंडा विरोधी है, सरना कोड विरोधी, सरना धर्म विरोधी है। अभी फिलहाल संसद में देख रहे थे कि कांग्रेस के सांसद और बाप पार्टी के राजकुमार लोग जो धर्म कोड की मांग कर रहे थे कि आदिवासियों के एक अलग धर्म कोड होना चाहिए,
लेकिन उसका विरोध करते देखिए बीजेपी के ही सांसद। अगर ठीक है बीजेपी बोलती है कि हम रूढ़िवादी व्यवस्था जो मूल अभी जो शरण आदिवासी बचे हुए हैं हम उसकी सुरक्षा करते हैं, कैसी करते हैं, तो सर धर्म कोड के लिए क्यों नहीं पैरवी करते हैं? वही मैं कह रहा हूँ। देखिए ये लोग क्या कर रहे थे, आदिवासी को वर्ण और जाति व्यवस्था में मर्ज करना चाहते हैं। अच्छा। ये इनकी कोशिश विगत मतलब लगभग 75 वर्ष से ज़्यादा से संगठित अभियान आरएसएस का चल रहा है। अभी इनके सांसद बीजेपी के सांसद वहाँ डंके के चोट पर कह रहे, सांसद में सोचिए कह रहे कि ये हिंदू हैं, इनको धर्म कोड नहीं चाहिए। तो अभी तो हमारे जो सरना आदिवासी भाई बहनों को समझना चाहिए कि आपका असली विरोधी कौन है। आप सोचिए हम जो आदिवासी हैं वर्ण और जाति व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, उससे बाहर हमारा अलग नस्लीय व्यवस्था है। इसीलिए जो है हम लोग पर जो है ये धर्म बदलने से भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान का आदेश है और जो भी माननीय हाईकोर्ट वगैरह का आदेश है और लोकल कमेटी का मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये देखिए मूल बात यह है, इनको पता है जो भी आरएसएस बीजेपी को चलाते हैं, जो भी सनातन हिंदू धर्म के वाहक हैं, जो यूरेशिया से 3.5 से 4 हज़ार साल पहले इनके पूर्वज आए, इनको पता है कि जब तक आदिवासी लोग खुद को आदिवासी बोलेंगे, खुद को जो है कि अलग धर्म कोड मांगेंगे, अलग धर्म की दावेदारी करेंगे, तब तक वो भारत को अपना राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भारत हमारा है, क्योंकि स्पष्ट है यदि भारत को कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर इसकी राष्ट्रवाद तय की जाएगी तो भारत आदिवासी राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर। अगर इस तरह से अगर इनकी मानसिकता होगी तो भारतीय संविधान के साथ भी तो ये लोग गलती करते हैं। भारत के संविधान में डायरेक्ट लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आप विशेष किसी धर्म और विशेष जाति का राष्ट्र आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा अगर आप थिंकिंग रख रहे हैं कि हम विशेष धर्म के देश को बनाना चाहेंगे तो आप तो सीधे संविधान के साथ आप छेड़छाड़। बिल्कुल, पर आपने कब देखा इनको संविधान से प्यार करते हुए? हाँ, आरएसएस 52 साल तक जो है कि अपना हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। हाँ। अभी भी आरएसएस जब तिरंगा दिवस मनाते हैं, ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो घर घर तिरंगा जो चलाते हैं ना, तब ये लोग निकलते हैं लेकिन तिरंगा झंडा लेके नहीं निकलते हैं। अच्छा। तो ये लोग तिरंगा झंडा से कितना नफरत करते हैं। इन लोगों ने भारत की आज़ादी का आंदोलन का विरोध किया, लेकिन आज अपने आप को कैसे बनाया है? राष्ट्रवादी संगठन। बताइए। एक आरटीआई किया गया था 1960 में, आपको ब्रिटिश वहाँ पे तो मालूम चला कि जो सावरकर साहब, जो गोलवलकर साहब लोग थे, जो लोग पैरवी करते थे कि आप आ जाइए, शामिल कीजिए, अंग्रेजी हुकूमत में आप शामिल होइए, क्योंकि एक बार जो सज़ा मिला था तो माफ़ीनामा दिए थे ना, तो उसमें लिखा गया था उनको 60 रुपया मिलता है। आज के हिसाब से उसकी पेमेंट 3 लाख। क्यों? क्योंकि आपको भारत के आंदोलन में आपको नहीं रहना है, आप ब्रिटिश के साथ चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कुछ इतिहास में आरटीआई का ये, हाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड ये चीज़ सब कुछ। वो सच्चाई यही है कि आरएसएस आज़ादी के आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, वो हमेशा राष्ट्र विरोधी काम किया। और आज भी देखिए समाज में जितना भी नफरत, चाहे देश में नफरत किसने फैलाया? यही लोग नफरत फैलाया। और इन्हीं के, इसलिए मैं कहता हूँ आरएसएस के धांगर जो बन गए हैं आदिवासी, वो झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। आप झारखंड बताइए जिसके लिए लड़ा गया, झारखंड के मूल मुद्दे गाँव, यहाँ का डोमिसाइल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ रोजगार नीति पर चर्चा नहीं हो रही है, बाहर के लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, यहाँ हमारी ज़मीन बाहर के लोग कब्जा कर ले रहे हैं, यहाँ का ज़मीन, यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का जितना भी वन संपदा, सारा चीज़ पर हमारा अधिकार होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। कहाँ? आरएसएस के धांगरों ने, ये खुद आरएसएस पूर्ण रूप से सारे डिबेट को धर्म, सरना ईसाई में बेस करके रखना चाहता है। लेकिन ये सब करने के पीछे जो नैरेटिव दिखती है कभी कभी, जब जैसे युवा हमारे यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत दिनों से लाइब्रेरी जाते हैं, बेचारा बहुत मुश्किल से लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाना, और असल जो मुद्दे हैं रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं वो गायब होते जा रहे हैं। अब पिछले 3 महीनों में वही देखा जा रहा है कि उस धर्म को गाली दे रहा, उस जाति को गाली दे रहा, लेकिन मुद्दा गायब हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये भी आप देखिएगा, ये 3 महीने जो आपने कहा, एक बार आदिवासी बनम जो है कि कुर्मी महतो खूब हुआ, और इसमें भी आप देखिएगा कि इसके पीछे भी आरएसएस और बीजेपी ही थी, क्योंकि कुर्मी महतो के जो 2 नेता
माननीय सुदेश कुमार महतो और माननीय जयराम महतो, ये दोनों को गोद में बैठा लिया कि हमारे साथ आओ, ये मुद्दा उठाओ ताकि 2029 में तुमको उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दे देंगे। तो दोनों उप मुख्यमंत्री का कुर्सी में जो है अपना पूरा समुदाय को झोंक दिया, पूरा पटरी में ला दिया और पटरी से भगा भी दिया। उसके बाद में इधर आदिवासी बनम जो है कि कुर्मी महतो हो गया। लेकिन जैसे ही आरएसएस ने देखा आदिवासी बनम कुर्मी महतो में आदिवासी एक तरफ जो है कि आ जा रहा है और उसका पूरा पॉलिटिकल रूप से फायदा जेएमएम और कांग्रेस को मिल रहा है, तब जाके यहाँ पे सरनाई शाही का मामला लेके आ गया। लेकिन आप देख ही लीजिए क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसा गेम ये लोग खेलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आरएसएस के थिंक टैंक क्या करता है। 3 महीनों में आपने भी बहुत कुछ नए शब्दों का आविष्कार किया। आप इसमें देखिए ना, इसको खत्म कर लेते हैं कि इसी बीच उपचुनाव हुआ। आप गए थे वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, तो उपचुनाव में क्या हुआ, आप सोचिए कि बीजेपी के 5 पूर्व मुख्यमंत्री उस चुनाव में लगे, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव में जितना वोट मिला था उससे भी जो है कि इनका वोट घट गया, तो ये कहीं के नहीं रहे। तो इनको आरएसएस को समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको लग रहा है कि चलो आप जो है कि किसी भी तरह से सरनाई शाही करके ही शायद अनुसूचित, उनको ये लग रहा है कि जब तक अनुसूचित क्षेत्र में हम नहीं आएंगे कुछ सीट में, तब तक झारखंड का सत्ता में आना नहीं है। लेकिन झारखंड के आदिवासी समझ गए कि आरएसएस जो है हम आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़वा रहा है। सत्ता में जाते हैं ये और हमारा जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को देता है, सरना कोड का विरोध करता है, आदिवासी को वनवासी बोलता है, सरना स्थलों को पूंजीपतियों को देता है। तो इसलिए इनका अब आना मुश्किल है। और आपने भी तो पिछले 3 महीने में 2-3 नए शब्दों का आविष्कार कर दिया। शुरू में लाए रंगासिया, उसके बाद धांगर। आप कौन सा शब्द लाने वाले हैं क्लेंसंग डुंगडुंग जी? ये आएगा अभी हमारा जो नया इनिशिएटिव है ना, आदिवासी फाइटर्स। अच्छा तो क्या ये क्या है आदिवासी फाइटर्स? ये आदिवासी फाइटर्स मूल रूप से एक बौद्धिक ताकत बनाने का है। अच्छा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत 25 वर्षों के अंदर में जो बौद्धिकता के रूप में युवाओं को तैयार किया जाना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। और आपने एक वीडियो में सुना हमारे झारखंड आंदोलनकारी। अच्छा हाँ, कल हम सुन रहे थे तो उनका एक कहना है कि हमारे राज्य में जो धार्मिक उन्मादें हो रही हैं, जाति विशेष एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, इससे राज्य का विकास नहीं होगा। असल जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, हम लोगों ने फाइट किया, हम लोगों ने आंदोलन किया और हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है, इस चीज़ों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनका कहना है। लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं सुन रहा था भाषण, मुझे लगा कि अचानक इन लोगों की आत्मा 25 साल के बाद कैसे जाग रही है। अच्छा। है ना? आप सोचिए कि अगर ये परिस्थिति बनी है, आज आदिवासी युवा एक दूसरे को गाली दे रहा है या उन्माद फैला रहा है, सरनाई शाही कर रहा है, ये अगर माहौल आया है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार मैं शुद्ध रूप से मानता हूँ यही लोग जो लोग आज चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। विगत 25 वर्षों के अंदर में इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने युवाओं को कोई पॉलिटिकल दिशा दिया? क्या कोई आइडियोलॉजी बेस तैयार किया? क्या कोई जो है कि बौद्धिक स्तर पर कुछ ताकत तैयार किए? नहीं किए। क्या कर रहे थे ये लोग? ये लोग जो है इस पार्टी उस पार्टी में बंदर जैसे उछल कूद कर रहे थे। खोज लीजिए, मैं मूल रूप से कह रहा हूँ जो आजसू पार्टी नहीं, सुदेश महतो वाला पार्टी नहीं, वो आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है क्योंकि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एक कॉपी पेस्ट था। अच्छा। इनका अपना कुछ नहीं था। वो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का कॉपी पेस्ट था और उसमें झारखंड मूवमेंट में हवा में आए लोग, तो इसीलिए हमको लगता है वो बिखर गया। नहीं तो यदि आजसू आइडियोलॉजिकल बेस होता तो आज झारखंड का रुतबा जो है अलग होता। ये आजसू जो है जिनकी भी सरकारें बनी उसको एकदम बेहतरीन तरीके से प्रेशर दे सकते थे, पॉलिटिकल लाइन, पॉलिटिकल दिशा दे सकते थे, युवाओं को दिशा दे सकते थे, नहीं दिया। अब मैं बताता हूँ क्यों इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो माहौल बना इसके लिए यही लोग जिम्मेवार है। क्यों? आप सोचिए, आजसू का ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का टॉप लीडरशिप उस कांग्रेस पार्टी में गया जो कांग्रेस पार्टी झारखंड नहीं बनाया, जिसने मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड बनाने का सपना दिखाकर धोखा दिया।
अच्छा। तो आपका आइडियोलॉजी कहाँ आप बेच के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। दूसरी बात, बीजेपी जब अलग झारखंड राज मूवमेंट चल रहा था तो बीजेपी उस समय में नहीं थी, लेकिन संघ था, आरएसएस था। क्या बोल रहा है इन्होंने कहा, चूंकि मरंगों के लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला अलगाववादी आंदोलन है। तो कैसे आजसू का टॉप लीडरशिप उस बीजेपी में चला गया, कैसे ज्वाइन कर लिया आप बीजेपी। आपका आइडियोलॉजी की आइडियोलॉजी आप बेच दिए और आज युवाओं को आप डांटने से चलेगा। उसके बाद भी देखिए ये लोग इस पार्टी उस पार्टी यहाँ वहाँ उछल कूद करते रहे, मतलब कहीं से भी इनको एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ पद मिल जाए, इसी में इन्होंने 25 साल गंवा दिया। और अभी जो है कि युवाओं को कह रहे हैं कि हम लोग ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई दिया, हम ऐसे नहीं होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे, वैसे नहीं होने देंगे। आपने बेस तैयार किया क्या, बताइए ना। आपको बताता हूँ, अभी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का अधिवेशन इन्होंने किया था, होल इनका नहीं भरा। अच्छा। अपने ही पुराने लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसका मतलब आपने जो फोर्स बनाया था वहाँ कहीं भी आइडियोलॉजी नहीं था, एक जो हवा में जो लोग आ गए और उसी में जो है कि जो होना था हुआ। तो इसके लिए ये जिम्मेवार है। इसीलिए आपने कहा, इसी को देखते हुए मुझे लगा कि जब 25 साल में कुछ आइडियोलॉजिकल फोर्स नहीं बना, इस तरह का जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं समाज में, समाज को बांटते हैं, मुर्गा लड़ाई करते हैं, तो इन सारे ताकतों को कुचलने के लिए एक बौद्धिक ताकत की जरूरत है। और आदिवासी फाइटर्स, मतलब आप लोग मतलब बिल्कुल आदिवासी फाइटर्स इसी बौद्धिक ताकत का नाम है। और अभी देखिएगा बहुत कुछ चीज़ें, सब कुछ पब्लिक में हम लोग नहीं करेंगे, कुछ पब्लिक में भी आएगी। ये आदिवासी फाइटर्स अभी काम चल रहा है। आदिवासी फाइटर्स एक बौद्धिक जमात तैयार हो रहा है। वो बौद्धिक ताकत चारों तरफ झारखंड में फैलेगा। उस दिन आप देखिएगा कि झारखंड का जो मूल सपना था, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का, मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा का, या और जितने भी हमारे और शहीद है हुए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे विद्वान का, अबू दिसुम अबू आराइज का सपना, अलग राज्य, यहाँ झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को न्याय मिलना चाहिए। कैसे आदिवासियों को, मूलवासी को एक साथ आना चाहिए। और आपको ये भी मैं बताता हूँ, आपने दो चीज देख लिया होगा आदिवासी फाइटर्स से पहले ही। जैसे आप देखिए पेशा कानून, जिस तरह से 8 राज्यों में गलत बिना दांत का पेशा नियमावली लागू कर रहे थे, वही यहाँ पे लागू करवाने वाले थे। यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं और कहते हैं हम 30 साल से लड़ाई लड़े, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। हम लोगों ने 6 से 8 महीना के अंदर में सरकार को बैकफुट में डाल दिया अपना बौद्धिक ताकत के बदौलत। उसी तरह कुर्मी बनम आदिवासी मूवमेंट में देखिए क्या हो रहा था। शुरू में सिर्फ लोग एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे थे। जैसे ही हम लोग इंटरवेंशन किए, सारे तथ्यों को लेकर आया, फैक्ट्स को तर्क के साथ लेके आए, तब ये पूरा मूवमेंट जो है वो बौद्धिकता के आधार पर आया। और आज भी मैं कहता हूँ, हमारा आम कुर्मी से क्या लेना देना है? हमारा लड़ाई है क्या? हमारी मूल लड़ाई है उन कुर्मी महतो नेताओं से जो लोग झूठा तथ्य, बेबुनियाद तथ्य, फर्जी इतिहास, झूठा नैरेटिव के बदौलत अपने ही समुदाय को भ्रम में डाले हुए हैं, है ना। तो इन लोग जो भी उनके पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो भी इनके बौद्धिक अगुआ है या सामाजिक अगुआ है, जो गलत दिशा दे रहे हैं, उसको उदाहरण के लिए बताता हूँ। ये लोग कितना फर्जी नैरेटिव फैला रहा था कि 1931 का जनगणना में इनको प्रिमिटिव ट्राइब के लिस्ट में डाला गया था, जबकि प्रिमिटिव ट्राइब का सूची 1931 में देखिए कहीं नहीं है। ये तो इनको डाला गया है आपका मराठा ग्रुप में डाला हुआ है। तो ये जो भी सच्चाई हम लोग लेके आ रहे हैं, जैसे उसी तरह आपको रघुनाथ सिंह भूमिज को ये लोग रघुनाथ महतो बताकर पूरा हमारा आदिवासी इतिहास को कब्जा करने की कोशिश की, हमारा संग्राम, हमारा मूवमेंट को कब्जा करने की कोशिश की, बलिदान को कब्जा करने की कोशिश की। तो ये जितने भी झूठ ये लोग परोसते हैं, इस सारे चीज़ों को हमने पूरा जो है कि बैकफुट में डाल दिया। अभी आप देखिए जो आरएसएस के धंगर लोग जिस तरह से तय कर रहे थे कि आदिवासी कौन है, कौन आदिवासी क्या धर्म मानेगा, सारे आदिवासियों को सनातन हिंदू घोषित कर रहे थे ये लोग, है ना। सबको कुंभ लाने के लिए भेज रहे थे और वही लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा सब कुछ ये लोग तय कर रहे थे। ये लोग तय कर रहे थे कि आदिवासी क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। तो सारे चीज़ों को बौद्धिकता के बदौलत, फैक्ट्स के बदौलत, रिसर्च और जो है कि नरेशन, सारे चीज़ों को विश्लेषण के बदौलत हम लोग उसको बैकफुट में डाल रहे हैं। तो हमारा काम ही है सारे तथ्यों को रिसर्च कीजिए, सच को लाइए सामने, ताकि हमारा आम आदमी, झारखंड का आदिवासी और मूलवासी
निर्णय लेगा सच क्या है झूठ क्या है। तो आदिवासी फाइटर्स यही काम कर रहे हैं। अच्छा, आदिवासी फाइटर्स से ही काम कर रहा है, मतलब इसमें क्या है कि युवा रहेंगे या हाँ बिल्कुल, फिर- इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम लोग पर्सपेक्टिव बिल्डिंग करेंगे, अच्छा। आप कैसे चीज़ों को देख सकते हैं, नॉलेज, डाइवर्स नॉलेज, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, लीगल हो, हिस्टोरिकल हो, मूवमेंट का हो, हर चीज़ का नॉलेज हम लोग देंगे। तीसरा जो है स्किल्स, उस नॉलेज का स्किल्स आप यूज कैसे करोगे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स का बात हो और दूसरे तरीके से लोगों को उस सब चीज़ों को कैसे यूज करेंगे। और उसके साथ साथ जो मीडिया स्पिरिट है, जो आदिवासी युवा, खासकर हम आदिवासी पर फोकस है क्योंकि आदिवासी फाइटर्स से उसका नाम है, तो जो आदिवासी युवा मीडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप देखिएगा इतने सारे यूट्यूबर्स है, एक भोपू ले लेते हैं, कुछ भी ना उनको मीडिया का ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है ना। तो उनको एडिटिंग का, मीडिया बेसिक चीज़ क्या है, मीडिया का क्या भूमिका है, ये सारे चीज़ों को लेकर हमारा यहाँ पे लाइब्रेरी भी होगा, सब कुछ होगा। और उसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आदिवासियत पर, उनको आदिवासी आइडेंटिटी पर, आदिवासी हिस्ट्री पर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए अलग तरीके से प्रोग्राम होंगे, यूथ के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए। तो आप देखेंगे हम जो प्रोग्राम चलाएंगे अभी। अच्छा, पूरा मतलब इसमें मतलब युवा युवती जो भी उम्र के हैं, बिल्कुल, अपना बिल्कुल। जिसको इंटरेस्ट है अपने राज्य के लिए, उसमें कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन हमारा फोकस यूथ होगा, क्योंकि यूथ को अगर आप तैयार कर देते हैं तो लंबे समय तक काम करेगा। तो इस टाइप का हम लोग, हमारा, चूंकि अभी हम मानते हैं कि हमारे पुरखे तीर और धनुष से लड़े। अगर हमारे पास आज आदिवासी आइडेंटिटी है, हमारी भाषा, संस्कृति, हमारे पास जंगल, जमीन, इलाका, सारा कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए है कि हमारे हजारों पुरखों ने अपना जान दिया, खून दिया, वो शहीद हुए। इसीलिए आज हम कॉपी, कलम और बुद्धि से लड़ेंगे। तो यही बौद्धिक उलगुलान होगा। तो आदिवासी फाइटर्स इसी चीज़ का नाम है। चलिए, आपके आदिवासी फाइटर का जो आप प्रोजेक्ट सोच रहे हैं इस झारखंड में एक आने वाले समय के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दर्शकों को आपको हमारा आज का डिबेट कैसा लगा, हमें हमारा डिबेट करने का मकसद लोगों तक सही और सटीक जानकारी देना है, किसी विशेष धर्म जाति के किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जब तक बौद्धिकता सामने निखर के नहीं आएगी तब तक हम चीज़ों को सही तरीके से अवलोकन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का जोहार।